हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय संप्रभुता के विषय में बता रहा हूं और संप्रभुता पे मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। संप्रभुता भाग 1 भाग 2 और आज का जो विषय है हमारा वह है ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। यह भाग 3 होगा, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। भाग 1 में मैंने संप्रभुता के अर्थ, परिभाषा और विकास के बारे में बताया था। भाग 2 में मैंने संप्रभुता की विशेषताएं और संप्रभुता के प्रकार अथवा संप्रभुता के विविध रूपों का वर्णन किया था। इस वीडियो में मैं ऑस्टिन का सिद्धांत बताऊंगा, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। यह जो संप्रभुता की सबसे अच्छी परिभाषा या अच्छा विश्लेषण या विस्तृत व्याख्या ऑस्टिन के द्वारा की गई है और ऑस्टिन ने जो संप्रभुता का विचार प्रतिपादित किया है तो उसके विचारों पर 2 विचारकों का प्रभाव था, हाब्स का और बेंथम का। हाब्स और बेंथम के विचारों का प्रभाव ऑस्टिन के ऊपर पड़ता है। जैसा कि उपयोगितावादी विचारक होते हैं और रूढ़िवादी विचारक होते हैं। इंग्लैंड में जो उसमें विभिन्न समस्याएं व्याप्त थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न विचारकों ने अपने अपने विचार प्रकट किए थे। तो ऐसे में एक दौर आया उपयोगितावादी विचारकों का, जिसमें बेंथम, जे.एस. मिल और जेम्स मिल इत्यादि विचारक थे उपयोगितावादी विचारकों का। इनका यह कहना है कि ब्रिटेन की सरकार या सरकार को वही कानून बनाने चाहिए जो व्यक्ति के लिए उपयोगी हों। वहीं दूसरी विचारधारा थी रूढ़वादी विचारधारा। रूढ़वादियों का एक मानना था कि कानून में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि रूढ़िवादी परिवर्तन के विरोधी होते हैं और उपयोगितावादी हर दृष्टि को मनुष्य के लाभ की दृष्टि से देखते हैं। हाब्स ने निरंकुश संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और बेंथम ने एक ऐसी संप्रभुता की अवधारणा दी जो एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूहों में निहित हो और जिसके आज्ञाओं का पालन पूरा समाज करता हो। तो संप्रभुता की परिभाषा करने के पहले ऑस्टिन कानूनों का वर्णन करता है, वह कानून का वर्णन करता है और सकारात्मक कानून का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। सकारात्मक कानून का सिद्धांत ऑस्टिन प्रतिपादित करता है। ऑस्टिन किसी भी प्रकार के प्राकृतिक कानूनों का खंडन करता है और मनुष्य के जो विवेक का कानून होता है, विवेक के कानूनों का खंडन करता है। खंडन करते हुए वो कहता है कि यह कानूनी जो सकारात्मक कानून है, यह कानूनी प्रभुसत्ता से निकट से जुड़ा हुआ है। यानी प्रभुसत्ता का सिद्धांत जो उसने प्रतिपादित किया, किसी सकारात्मक कानून के आधार पर ही उसने प्रभुसत्ता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उसका यह कहना है कि यह जो सकारात्मक कानून है, यह कानूनी प्रभुसत्ता से जुड़ा हुआ है। ऑस्टिन प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक विवेक के कानून का खंडन करता है, जो पूरे मध्य युग में सत्ताधारी पर अंकुश लगा रहा था। मध्य युग में यही 2 ऐसे कानून थे, प्राकृतिक कानून और मानवीय विवेक के कानून, जो सत्ताधारी के निरंकुशता के ऊपर अंकुश लगा रहे थे। तो ऑस्टिन कहता है कि कानून वही है जो किसी स्रोत से उत्पन्न हुआ हो। ऑस्टिन प्राकृतिक कानूनों का खंडन करता है। वो कहता है कि कानून क्या है? कानून वही है जो किसी स्रोत से उत्पन्न हुआ हो, जो किसी स्रोत के द्वारा बनाया गया हो। जो बनाया गया नहीं है, जिसको राज के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, वह कानून नहीं है। तो सकारात्मक कानून के बारे में जॉन ऑस्टिन कहता है कि सकारात्मक कानून ऐसा कानून है जिसे किसी प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय ने स्वाधीन राजनीतिक समाज के किसी सदस्य या सदस्यों के लिए निर्धारित किया है। शर्त यह है कि कानून बनाने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समुदाय उस समाज में क्या हो? सर्वोच्च हो, उस समाज में सर्वोच्च हो। यानी कि जो कानून बनाता है, कानून बनाने वाला भी सर्वोच्च है, कानून बनाने वाला उस समाज में सर्वोच्च है। और यह कानून किसके लिए बना है? किसी स्वाधीन समाज के लिए बना है, किसी राजनीतिक समाज के लिए बना है और सारे सदस्य उसका पालन करते हों। और ऑस्टिन ने इसी सकारात्मक कानून की नींव पर अपनी प्रभुसत्ता की संकल्पना विकसित किया। तो ऑस्टिन कहता है कि यदि कोई निश्चित मानवीय सत्ता
अपनी जैसी किसी अन्य मानवीय सत्ता का आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, बल्कि प्रस्तुत समाज के सर्वसाधारण उसकी आज्ञा मानने को विवश हैं, आज्ञा मानने में अभ्यस्त हों, तो इस निश्चित मानवीय सत्ता को हम उस समाज में प्रभुसत्ताधारी कहा जाएगा। और वह समाज जो होता है राजनीतिक और स्वाधीन होना चाहिए। कहने का आशय यह है कि ऑस्टिन कहता है कि किसी यदि निश्चित समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आज्ञाओं का पालन पूरा समाज आदतन करता हो। यह जो जितना पूरा समाज है यह आदतन करता है किसकी आज्ञाओं का पालन? इस सर्वोच्च शक्ति के या निश्चित व्यक्ति के या निश्चित व्यक्ति समूह के आज्ञाओं का पालन पूरा समाज आदतन करता हो और यह किसी के अधीन नहीं हो, और यह किसी के जब अधीन नहीं होता है तो यह स्वतंत्र होता है, अनियंत्रित होता है, अमर्यादित होता है। तो उस राजनीतिक समाज में यह जो निश्चित व्यक्ति है या निश्चित व्यक्ति संस्था है यह संप्रभु है। यह क्या है? संप्रभु है। यह संप्रभु है और इसका यह गुण संप्रभुता कहलाती है। यह आज्ञा देता है, किसी की आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। तो उस समाज में यह व्यक्ति जो होता है वह संप्रभुता होता है। तो इस तरह से जो संप्रभुता होती है वह एक निश्चित, किसी भी समाज में निश्चित व्यक्ति होता है, निश्चित व्यक्ति समूह होता है जो कि कानून बनाता है, विधि बनाता है और उसके विधियों का निर्माण, उसके विधियों का पालन पूरे समाज के द्वारा किया जाता है। ऑस्टिन की संप्रभुता की विशेषताएं। ऑस्टिन की परिभाषा को हमने देखा, अब विशेषताओं पर आते हैं। ऑस्टिन की संप्रभुता की विशेषताएं। ऑस्टिन कहता है कि जो संप्रभु है वह समाज में है। समाज में यदि कोई राज्य है तो राज्य में संप्रभु अवश्य होगा। संप्रभु की राज्य के बिना कल्पना नहीं की जा सकती और राज्य का संप्रभु के बिना कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो राजनीतिक समाज का यह आवश्यक गुण है। कोई भी समाज है यदि वह राजनीतिक समाज है, उसमें कानून का निर्माण होता है, प्रशासन होता है, तो वहां संप्रभुता अवश्य होती है। किसी भी राजनीतिक समाज में संप्रभुता जो है इस राजनीतिक समाज का आवश्यक गुण है। संप्रभुता एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में रहती है। संप्रभुता का निवास कहाँ होता है? ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता का निवास जो होता है एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में निहित होती है। जैसा कि कुछ लोग इसको, जैसे कि रूसो इसको सामान्य इच्छा में निर्मित मानते हैं। रूसो कहता है कि संप्रभु का वास होता है वह सामान्य इच्छा में होता है। वहीं कुछ विचारक मतदाता में मानते हैं, कुछ लोग जनता में मानते हैं, कुछ लोग संसद में मानते हैं, कुछ लोग कार्यपालिका को मानते हैं, कुछ लोग न्यायपालिका को मानते हैं। तो विभिन्न विचारक अलग अलग मानते हैं कि संप्रभुता का वास विभिन्न संस्थाओं में होता है। लेकिन यहाँ ऑस्टिन कहता है कि संप्रभुता एक निश्चित व्यक्ति में निहित होती है या निश्चित व्यक्ति समुदाय में निहित होती है और वही सर्वश्रेष्ठ होती है, वही कानून का निर्माण करता होती है, वही प्रशासन करती है, उसी के आदेशों का पालन पूरा समाज करता है। ऑस्टिन कहता है कि संप्रभु की आज्ञाओं का पालन संपूर्ण समाज करता है, अभ्यस्त होता है। जैसे वह कहता है कि संप्रभु एक ऐसा निश्चित व्यक्ति है, किसी भी बहुसंख्यक समाज में एक ऐसा निश्चित व्यक्ति है जिसकी आज्ञाओं का पालन संपूर्ण समाज जो है स्वाभाविक रूप से करता है, यानी कि अधिकांश भाग करता है। सभी लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। एक या दो या कुछ समाज के कुछ वर्ग उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करें तो उससे उसके संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ता है। एक लोग संप्रभुता के आदेश का उल्लंघन करें या 10 लोग करें तो उसके संप्रभुता के गुण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संप्रभु की आज्ञा ही कानून है। जैसा कि विलोबी भी कहते हैं कि संप्रभु की आज्ञा ही कानून है। कानून क्या है? संप्रभु की आज्ञा ही कानून। ऑस्टिन भी कहता है कि संप्रभु की आज्ञा ही कानून है, यानी कि संप्रभु जो कुछ भी कहते हैं वही कानून है। क्योंकि कानून किसके द्वारा निर्मित होता है? संप्रभु के द्वारा निर्मित होता है। कानून संप्रभु के द्वारा निर्मित होता है। जैसा कि ऑस्टिन कहता है कि समाज में जितने भी रीति रिवाज होती हैं, परंपराएं होती हैं, विभिन्न कस्टम होते हैं, रूढ़ियां होती हैं, प्रथाएं होती हैं, यह तब तक विधिमान नहीं होते हैं जब तक इसको संप्रभु व्यक्ति के द्वारा या संप्रभु के द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। जो भी रीति रिवाज, जो भी कानून संप्रभु के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है वही रीति रिवाज क्या बन जाते हैं? कानून का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस तरह से संप्रभु जो होती है, विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं होती हैं, रीतियां होती हैं, रिवाज होते हैं, जो विभिन्न प्रभाव होते हैं, उन प्रभावों को कानूनी रूप में परिणित
कर देती है। जैसे कि ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, ब्रिटेन की जितनी भी रीतियां थी, परंपराएं थी, उसको संसद के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई, वैधता प्रदान कर दी गई। तो वो जो है सामान्य कानून के रूप में उनका प्रचलन प्रारंभ हो जाता है, सामान्य कानून का रूप वह धारण कर लेते हैं। संप्रभु अविभाज्य, संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता है, संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता है। संप्रभुता का विभाजन करना उसका नाश करना होता है। तो इस तरह से संप्रभु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। एक राज्य में दो व्यक्तियों को संप्रभु नहीं बना सकते हैं। वह संप्रभु एक ही व्यक्ति होता है या एक ही संस्था होती है या एक ही व्यक्ति समुदाय होता है। हम शक्तियों को हस्तांतरित, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन संप्रभुता का विभाजन नहीं कर सकते, संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हाब्स भी कह सकता है, जैसा कि हाब्स भी कहता है कि विभाजित राज्य कभी जीवित नहीं रह सकता है। इसी तरह से संप्रभुता का विभाजन करना, उसका नाश करना है, तो संप्रभुता को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे एक राज्य के दो टुकड़े हो जाते हैं तो उस राज्य में दो संप्रभु बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उस राज्य में संप्रभुता का विभाजन हो गया, बल्कि उसका असर यह होता है कि पहले एक राज्य में एक व्यक्ति संप्रभु था, अब दो राज्यों में दो व्यक्ति संप्रभु हो गए। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विभिन्न विचारकों के द्वारा आलोचना भी की जाती है। जैसा कि ऑस्टिन संप्रभुता का एकत्ववादी सिद्धांत प्रतिपादित करता है, यानी कि संप्रभुता एक ही व्यक्तियों में निहित होती है और एक ही व्यक्ति, किसी राज्य में एक ही व्यक्ति संप्रभु होता है। लेकिन ऑस्टिन के सिद्धांत की विभिन्न विचारकों के द्वारा आलोचना की जाती है। वह कहते हैं कि जो निश्चित संप्रभु होता है उसकी धारणा जो है भ्रामक है और तथ्यहीन है। वह इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। वह इतिहास में कहीं देखने को मिलते हैं कि इतिहास में एक ही व्यक्ति संप्रभु रहा हो और उसी के आदेश कानून बनते रहे हों। ऐसे में सर हेनरी मैन कहते हैं, सर हेनरी मैन कहते हैं कि इतिहास में इस प्रकार के निश्चित सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का उदाहरण नहीं मिलता है। हेनरी मैन कहते हैं कि इतिहास में इस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ निश्चित व्यक्ति का उदाहरण नहीं मिलता है। इस लेखक का कहना कि ऑस्टिन ने जो भी कानून की धारणा दिया है, संप्रभुता की धारणा दिया है, वह पूर्व में नहीं लागू होता है। यानी कि पूर्व में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है कि समस्त समाज में, संपूर्ण समाज में एक ही व्यक्ति संप्रभु रहा हो। इसी तरह से प्रोफेसर लास्की कहते हैं, प्रोफेसर लास्की का कहना है कि कहीं भी अधिपति ने असीमित अधिकार का प्रयोग नहीं किया है। कहीं भी अधिपति यानी कि सर्वोच्च संप्रभु ने असीमित अधिकार का प्रयोग नहीं किया है। तो इस तरह जो संप्रभुता की धारणा है यह क्या है, भ्रामक है और तथ्यहीन है। कहीं भी प्रमाण ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरी आलोचकों का कहना है कि कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए यह अनुप्रयुक्त है। कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए अनुप्रयुक्त। ये विचारक कहते हैं कि आलोचक कहते हैं कि कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए संप्रभुता की धारणा यह अनुपयुक्त होती है। जैसे हम देखते हैं कि यह जो संप्रभुता की धारणा है यह राजतंत्र में ही सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकती है, छोटे राज्यों में ही सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकती है। जब राजतंत्री शासन प्रणाली होती थी तो उसमें शासन की समस्त शक्तियां एक ही अंग में निहित होती थी। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सब कुछ राजा के अधीन ही था, सब कुछ सम्राट के अधीन ही होता था। वही सम्राट कानून बनाता था, उसी को पारित करता था। तो इस तरह से जो सम्राट होता था या जो राजा होता था वह अपने क्षेत्र में संप्रभु होता था। लेकिन वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई जा रही है, प्रजातंत्री शासन प्रणाली अपनाई जा रही है। तो प्रजातंत्री शासन प्रणाली के लिए यह अनुपयुक्त है। हम प्रजातंत्री शासन प्रणाली में एक ही व्यक्ति को संप्रभु नहीं कर सकते हैं, किसी निश्चित व्यक्ति को संप्रभु नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो संप्रभुता का वास होता है वह जन समुदाय में होता है, संसद में होता है। लेकिन केवल संसद भी संप्रभु नहीं हो सकती है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि न्यायपालिका भी संप्रभु हो जाती है, संसद के द्वारा बनाए गए विधियों को अवैध घोषित कर सकती है। तो ऐसे में संप्रभुता का खोज करना काफी मुश्किल हो गया है कि संप्रभुता वास्तव में निवास कहां करती है। तो यह प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए अनुपयुक्त है। प्रजातंत्री शासन व्यवस्थाओं में संप्रभुता का वास एक व्यक्ति या एक व्यक्ति संस्था में नहीं होता है।
कानून संप्रभु का आदेश मात्र नहीं, जैसा कि ऑस्टिन कहता है कि कानून क्या है, कानून संप्रभु का आदेश है, संप्रभु का आदेश ही कानून है। ऐसे में सर हेनरी मैन का कहना है, सर हेनरी मैन का कहना है कि कानून को किसी दृष्टि से सर्वोच्च सत्ता का आदेश मात्र कहना भूल है। कानून को किसी भी दृष्टि से सर्वोच्च सत्ता का आदेश मात्र कहना यह भूल है। वह तो समाज के अंतर्गत क्रियाशील विभिन्न शक्तियों की उपज है। यानी कि हेनरी मैन कहते हैं कि कानून केवल सर्वोच्च सत्ता का आदेश कहना यह भूल है। यह कानून जो होता है यह समाज के विभिन्न क्रियाशील समूहों की उपज होती है, क्रियाशील शक्तियों की उपज होती है। वहीं लास्की का कहना है, लास्की कहते हैं कि कानून को एकमात्र आदेश मान लेना यह न्यायविदों के लिए क्या है, एक कठिन समस्या है। और कानून में एक प्रकार की एकरूपता होती है जिसके आदेश का तत्व प्राय अनुपस्थित हो जाता है। तो इस तरह से सर हेनरी मैन, लास्की भी यह नहीं मानते हैं कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। जैसा कि ब्रिटेन में सामान्य कानून है, ब्रिटेन में सामान्य कानून का प्रचलन देखा जाता है। और इस सामान्य कानून जो था वह जनरीतियों पर आधारित था, प्रथाओं पर आधारित था, परंपराओं पर आधारित था। लेकिन इन परंपराओं का पालन होता रहता था। ब्रिटिश संसद के द्वारा इसको मान्यता प्रदान कर दी गई और इसको कानून का रूप धारण कर लिया। तो ऐसे में जो ब्रिटेन में सामान्य कानून है वह संसद की देन नहीं है, बल्कि वह क्या है, वह रीतियों की देन है, वह जनता की देन है। जनता ने चाहा तब संसद ने बनाया, जनता ने चाहा तब संसद ने बनाया, जनता की स्वीकृति हुई तब संसद के द्वारा उसको कानून का रूप दिया गया। तो संप्रभु जो भी कहे, यानी कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी निश्चित संस्था नहीं है जो वही कहते वही कानून हो जाता है, बल्कि कानून का स्रोत विभिन्न प्रकार का है। जनता भी कानून का स्रोत होती है, विधायिका भी होती है, न्यायपालिका भी होती है और कार्यपालिका भी कानून का स्रोत होती है। तो इस तरह से कानून के विभिन्न स्रोत होते हैं। चौथा, जैसा कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि कानून का आधार शक्ति है। कानून का आधार क्या है, शक्ति है। लेकिन कानून का आधार केवल शक्ति नहीं होती है, यह जन इच्छा पर आधारित होती है, वहां की जनता के मांग पर आधारित होती है। जैसा कि लास्की का कहना है, इस संबंध में लास्की कहते हैं कि आदेश का भाव अनिश्चित और प्रत्यक्ष है और दंड का विचार घुमा फिरा कर एक चक्करदार तरीके से सोचने के अलावा बिल्कुल शून्य है। तो इस तरह से लास्की कानून का आधार केवल शक्ति नहीं मानते हैं, बल्कि यह जन इच्छा को कानून का आधार मानते हैं, जनता की इच्छा को, जन इच्छा को कानून का आधार मानते हैं। जैसा कि ऑस्टिन का सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि संप्रभुता अविभाज्य है, संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता है। संप्रभुता का विभाजन करने का अर्थ है उसको नष्ट कर देना। लेकिन यहां बहुलवादी मानते हैं, एक विचारधारा है संप्रभुता के संबंध में, बहुलवादी मानते हैं कि संप्रभुता क्या है, विभाज्य है। संप्रभुता विभिन्न संस्थाओं में, विभिन्न समूहों में, विभिन्न समुदायों में विभाज्य है और संप्रभुता एक किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित संस्था में निहित नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि विधानकर्ता भी संप्रभु है, न्यायकर्ता भी संप्रभु है, कार्यपालक भी संप्रभु हैं। जैसे हम देखते हैं कि विभिन्न देशों में संप्रभुता का अधिवास कहाँ होता है पता ही नहीं चलता है। कहीं हम देखते हैं कि संसद संप्रभु बन जाती है, कहीं देखते हैं कि कार्यपालिका संप्रभु बन जाती है, कहीं हम देखते हैं कि संसद संप्रभु बन जाती है, कहीं देखते हैं कि जनता संप्रभु बन जाती है। तो इस तरह से संप्रभुता विभिन्न अंगों में विभाजित होती है। बारकर का कहना है, बारकर कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना निष्फल नहीं है जितना संप्रभुता का सिद्धांत। बारकर क्या कहते हैं, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना निष्फल नहीं है जितना संप्रभुता का सिद्धांत। लिंडसे कहते हैं, लिंडसे कहते हैं कि यदि हम वास्तविकता को देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि संप्रभुता का सिद्धांत नष्ट हो गया है, संप्रभुता का सिद्धांत नष्ट हो गया है। तो इस तरह से विभिन्न विचारकों के द्वारा संप्रभुता को विभाज्य बताया गया है। ये कहते हैं कि संप्रभुता विभाज्य है। तो इस तरह से ऑस्टिन की जो एकत्ववादी धारणा है यह क्या होती है, निष्फल साबित हो जाती है, यह झूठा साबित, असत्य साबित हो जाती है।
संप्रभुता सीमित है। जैसा कि ऑस्टिन का सिद्धांत यह कहता है कि संप्रभुता असीमित है, अमर्यादित है, अविभाज्य है। संप्रभुता किसी भी प्रकार से सीमित नहीं है। यह ऑस्टिन की जो यह धारणा है, यह इसके अनुसार संप्रभुता एक निश्चित व्यक्ति या मानव श्रेष्ठ में निहित होती है और उस पूरा समाज उसकी आज्ञाओं का पालन स्वभावतः करता है। तो वह निश्चित व्यक्ति या निश्चित मानव श्रेष्ठ जो होता है वह क्या होता है, संप्रभु होता है। उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, वह अनियंत्रित होता है, अमर्यादित होता है। यहाँ तक कि दैवी शक्तियां या प्राकृतिक शक्तियां या कोई भी शक्ति, कोई भी कानून उसकी मर्यादा को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। वह किसी की इच्छा से नियंत्रित नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आलोचकों का कहना है कि संप्रभुता जो है सीमित होती है। सीमित किससे सीमित होती है? यह नैतिक प्रतिबंधों से सीमित होती है। संप्रभुता के ऊपर नैतिक प्रतिबंध होते हैं। यह नैतिकता के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकती है। जैसे कि ब्रिटेन का संसद संप्रभु है, तो ब्रिटेन का संसद, जैसा कि डी लोमे का कहना है कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना सकती है, लेकिन ब्रिटिश संसद यह पारित नहीं कर सकती है कि जितनी ब्रिटेन में नीली आंखों वाले बच्चे हैं सबकी हत्या कर दी जाए। यह नैतिक रूप से गलत है। तो इस तरह से नैतिकता का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह संप्रभुता नैतिकता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता संप्रभुता के अंतर्गत, या संप्रभु व्यक्ति नैतिकता का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। यह क्या होगा, यदि नैतिकता का उल्लंघन करेंगे तो अधिक दिनों तक अस्थायी नहीं रह सकते। संप्रभुता के ऊपर रीति रिवाज और परंपराओं की बाध्यता है। यह जो संप्रभु व्यक्ति है या जो संस्था होती है, संप्रभु सरकार होती है, ये हमारे रीति रिवाजों को समाप्त नहीं कर सकती, हमारे परंपराओं को समाप्त नहीं कर सकती है, धार्मिक कानूनों को समाप्त नहीं कर सकती है। जो समाज में रीति रिवाज चलते हैं, परंपराएं चलती हैं, उसको कायम रखती हैं। वह कोई भी विधि निर्माता जो होता है, कानून बनाते इसमें विभिन्न लोगों की रीति रिवाजों को देखता है, रीति रिवाजों को मान्यता प्रदान करता है। रीति रिवाज के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। यदि वह रीति रिवाज या परंपराओं के विरुद्ध कार्य करता है तो वह सरकार या वह संप्रभु व्यक्ति अस्थायी नहीं रह सकता है। संप्रभुता के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रतिबंध है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? यह एक सभी राष्ट्रों के द्वारा दूसरे सभी राष्ट्रों से अपनाए जाने वाला व्यवहार है, यानी व्यवहारतः अपनाया जाता है, और जो जिस नियम के आधार पर अपनाया जाता है वह अंतर्राष्ट्रीय कानून की श्रेणी में आता है। तो जो संप्रभु राष्ट्र होता है वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। जो बाह्य संप्रभुता होती है, आंतरिक संप्रभुता होती है, वह आंतरिक संप्रभुता में तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन बाह्य संप्रभुता में स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि बाह्य संप्रभुता जो होती है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से सीमित होती है। इसी तरह से धर्म का भी प्रतिबंध होता है। राज्य जो होता है धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है, वह धर्म के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकता है, धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है, अन्य समुदायों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि वह धर्म से निरपेक्ष होता है। जो संप्रभु व्यक्ति होता है वह धर्म से निरपेक्ष हो सकता है, क्योंकि वह किसी भी धर्म में हस्तक्षेप करेगा तो यह उसके लिए घातक साबित होगा। इसी तरह से अन्य समुदाय के जितने भी लोग होते हैं सभी के हितों का ध्यान रखा जाता है, सभी के रीति रिवाज, परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं का ध्यान रखा जाता है, और इन आधार पर कानून बनाया जाता है। कानून इस तरह से बनाया जाता है कि उनके धार्मिक संस्कारों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो सके। राजनीतिक संप्रभुता के विरुद्ध ऑस्टिन ने राजनीतिक संप्रभुता की अवहेलना की है। उसने जो भी अपनी परिभाषा की है वह कानूनी संप्रभुता के आधार पर की है, कानूनी संप्रभुता के आधार पर ही की है, कानूनी संप्रभुता के आधार पर की है। वह राजनीतिक संप्रभुता की अवहेलना की है। उसने केवल कानूनी पक्ष को ही ध्यान में रखा है। गार्नर का कहना है कि ऑस्टिन की मुख्य भूल यह है कि उसने संप्रभुता के कानूनी पक्ष पर ही अधिक बल दिया है और अन्य शक्तियों प्रभावों की उपेक्षा की है जो कि कानून के पीछे रहते हैं। कानून के पीछे भी एक शक्ति होती है जो कानून को बनवाती है, वह राजनीतिक शक्ति होती है, राजनीतिक समुदाय होता है। तो इस तरह से राजनीतिक संप्रभुता की उसने अवहेलना की है।
गिल क्राइस्ट महोदय कहते हैं, गिल क्राइस्ट महोदय का कहना है कि वास्तविक समस्या यह है कि ऑस्टिन कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर करने में असफल रहा है। ऑस्टिन कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर उसने स्पष्ट नहीं कर पाया है। वह केवल कानून के आधार पर ही संप्रभुता की व्याख्या किया है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए आलोचकों के द्वारा संप्रभुता की विभिन्न प्रकार से आलोचना की जाती है। बहुलवादी कहते हैं कि संप्रभुता विभाज्य है, इसका विभाजन किया जा सकता है। और कुछ ऐसे आलोचक हैं जो ये कहते हैं कि ऑस्टिन ने संप्रभुता की तर्क संगत व्याख्या नहीं की है। संप्रभुता एक व्यक्ति में नीत है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी राज्य में कोई भी एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो सब पर नियंत्रण स्थापित कर सके, क्योंकि एक शक्ति के द्वारा ही शासन को संतुलित बनाया जा सकता है। यदि शक्तियां कई लोगों में विभाजित हो जाती हैं तो समाज में सामंजस्य पैदा नहीं हो पाता है। उनमें संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। इस तरह से ऑस्टिन का जो यह सिद्धांत है, इस सिद्धांत के ऊपर विभिन्न आक्षेप किए जाते हैं। संप्रभुता विभाज्य है, संप्रभुता विभिन्न छोटी छोटी संस्थाओं समुदायों में नीत है, संप्रभुता का विभाजन किया जा सकता है और संप्रभुता पर विभिन्न प्रकार की सीमाएं भी हैं। ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता पर ज्यादा ध्यान दिया है, राजनीतिक संप्रभुता को उसने हाशिए पर रख दिया है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि ऑस्टिन ने संप्रभुता की तर्कसंगत और विधि सम्मत परिभाषा दी है, क्योंकि हर राजनीतिक समाज में कोई न कोई निश्चित व्यक्ति होता है जो संप्रभु होता है, जिसके आदेशों का पालन पूरा समाज करता है और वह किसी आदेश के पालन का आदी नहीं होता है, अभ्यस्त नहीं होता है। यानी कि किसी भी राज्य की स्थापना के लिए, राज्य की एकता के लिए, राज्य में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, शांति और कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्य का एक ही मालिक होना चाहिए, एक ही व्यक्ति होना चाहिए, शक्तियां एक ही व्यक्ति या व्यक्ति संस्था में नीत होनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों ने आज ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत पढ़ा। अगर यह संप्रभुता सिद्धांत आपको समझ में आता है या न आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।